हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल एम नाइट लवेंजो में, जहाँ मैं आपके साथ एक्स्ट्रा सीक्रेट का 7th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वेन केसिंग प्रिटेंड करता है कि कार से टक्कर से बचने के लिए वो जब पीछे मुड़ा था तो उसके पाँव में चोट आ गई थी और सायुष तो बेचारा उसके लिए बहुत वरिड हो जाता है और वेन केसिंग इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने का सोचता है। अभी शिशु उसे हॉस्पिटल लेके आ जाता है और अभी जो अपना वेन केसिंग था उसे एक स्ट्रेचर पे बैठाया जाता है। लाइक ऐसा था कि वो अब इतना मरीज था नहीं कि वहाँ पे लेटी जाए, तो बैठा हुआ था। उसके इस साइड में जीशु खड़ा था और जो गेट था वहाँ पर जो अपना जीशु का ड्राइवर था वो खड़ा हुआ था और वो वेन को ऐसे घूर कर देखे ही जा रहा था। उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था अभी इस पर। अभी वेन केसिंग तो झूठ मूठ का ही जो अपने हाथ थे उन्हें कस के बांधे हुए था, लाइक मुट्ठी बनाकर अपनी आंखें बंद करके रखे हुए था और अपने जो लिप्स थे उन्हें वो बाइट कर रहा होता, ये दिखाने के लिए कि उसे बहुत पेन हो रहा है और वो अपना पेन बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर जो जीशु था वो तो बहुत ही ज़्यादा वरिड हो रहा था। अभी जो वो लोग थे उन्हें वेट करने के लिए कहा गया था। डॉक्टर बस आ ही रहते पर नर्स ने कहा था कि थोड़ा सा वेट कर लें। अभी वो अभी जीशु कहता है नर्स से, और कितना वेट करना होगा। तभी डॉक्टर वहाँ पे एंट्री करते हैं और कहते हैं ज़्यादा नहीं। अभी शिशु, वेन और जो शिशु का ड्राइवर था वो तीनों ही हमको देखने लग जाते हैं। अभी डॉक्टर हम कहते हैं दीदी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अभी शिशु डॉक्टर उनकी इस बात पर बिना कोई फॉर्मेलिटी किए सीधा मुद्दे पे आते हुए कहता है डॉक्टर प्लीज़ इसे चेक कीजिए। अभी डॉक्टर हम कहते हैं व्हाट्स द मैटर। अभी शिशु ने सारी बात बता देता है। अभी जो डॉक्टर हम होते हैं वो कहते हैं सो केयरलेस यंग मैन, आपको इस तरह से रोड पर नहीं घूमना चाहिए, ये आपके लिए और दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकता है। अभी जो शिशु होता है वो उनकी तरफ देख रहा होता है और जो वेन होता है वो पेनफुल एक्सप्रेशन लिए, लाइक फेक पेनफुल एक्सप्रेशन लिए जो डॉक्टर उनसे उन्हें देख रहा होता है और मन में तो उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है उन पर। अभी शिशु कहता है डॉक्टर प्लीज़ अब से चेक कीजिए ना। अभी डॉक्टर होम शिशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं पेशेंट ही है और इन पेशेंट आप हो रहे हैं, इंटरेस्टिंग। एनीवेज वो फिर वेन की तरफ आते हैं और वो जैसे ही वेन का पाँव बस छूते ही हैं वेन के दिन ऐसे प्रिटेंड करता है ऐसे उसे बहुत लग गया है और वो तुरंत से ही ना चिल्लाते हुए शिशु का हाथ होल्ड कर लेता है। अभी उसके ऐसा करने से शिशु तो एकदम ही शॉक हो जाता है, लेकिन वो समझ रहा होता है कि पेन में है तो कर लिया और उससे तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। यहाँ दिक्कत थी शिशु के ड्राइवर को। जब से वेन शिशु और वो यहाँ पर आए थे वो वेन को घूट घूट देखे जा रहा था आँख फोड़ करके, और जैसे ही वेन ने शिशु का हाथ पकड़ा था वो लड़का तो एकदम ही शॉक्ड हो गया था। वो अपनी मम्मी कहता है ये लड़का पक्का ड्रामा कर रहा है, आई एम रियली डैम श्योर ये लड़का ड्रामा ही कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज क्यों। अभी डॉक्टर वेन का पैर चेक कर देते हैं एंड ऑब्वियसली उसके पैर में मूछ नहीं आई थी, तो वो भी यही कहते हैं, वो वेन से कहते हैं कि आपको मूछ नहीं आई है, लेकिन हाँ शायद आपका पैर मुड़ गया होगा इसलिए आपको इतना पेन हो रहा है, बाकी ऐसी कोई सीन नहीं है आपके साथ। अभी जो वेन होता है वो उन्हें देखते ही रहता है फिर नोट करता है। अभी वो फिर शिशु की तरफ देखते हैं और कहते हैं मैं कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर देता हूँ, अब वो नहीं देते रहेगा, ठीक है। अभी शिशु नोट करता है। अभी डॉक्टर उससे कहकर वेन को पेन किलर दे देते हैं और फिर वेन शिशु से कहते हैं कि वो जा सकता है अभी घर, मतलब वेन आप घर जा सकता है। अभी शिशु डॉक्टर नोट करता है एंड फिर वो वेन की हेल्प करता है उठने में और फिर उसको अपने सहारे से जो रूम था उससे बाहर लेकर आ रहा होता है। अभी वो बाहर लेकर आता है तभी वेन की नज़र जो शिशु का ड्राइवर था उस पर पड़ती है जो कि उसे गुरु भी देख रहा होता है। अभी वेन भी उसे देखने लग जाता है रुककर। अभी शिशु भी फिर वेन की नज़रों के पीछे करते करते अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू सैम। अभी इसका नाम है सैम जो शिशु का ड्राइवर है। अभी वो कहता है नथिंग सर, आई एम जस्ट फीलिंग गिल्टी, इसीलिए मैं उन्हें देख रहा था, मुझे बस बुरा लग रहा है इनके लिए। अभी उसके बाद पर पैनिक सरकास्टिक स्माइल करता है। अभी शिशु इन सब सिचुएशन में पढ़ के एक गहरी सांस लेता है
अपना हेड चेक करता है और फिर वैन को वहाँ पे लेके जाने लगता है और फिर सैम उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। अभी ऐसा था ना कि जिशु का मूड ख़राब बहुत हुआ था इस सिचुएशन में जब वैन को चोट लगी थी, लेकिन वो इतना भी समझ रहा था कि गलती सैम की नहीं थी और उसका चिढ़ना गुस्सा करना भी लाजिम है और गलती तो वैन की ही थी जो वो रोड के बीच में ऐसे खड़ा हुआ था। तो सैम को कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि गलती सैम की थी नहीं। अभी उन लोगों के जाने के बाद जो डॉक्टर होते हैं वो उसी रिएक्शन में देख रहे होते हैं और फिर एक अजीब तरह से स्माइल करते हैं। नर्स कहती हैं क्या डॉक्टर? अभी डॉक्टर कहते हैं कब से यहाँ पे हूँ, न जाने कितने पेशेंट्स देखे हैं, दर्द किसको हो रहा है और कौन प्रिटेंड कर रहा है सब पता चल जाता है। अभी नर्स भी उसके बाद पे हंसने लग जाती है क्योंकि ऑब्वियसली वो भी समझ रही होती है कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है और उसे खुद भी फील हो रहा था कि वह नाटक ही कर रहा है। वो बस डॉक्टर की बात पे स्माइल करती हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं यंगस्टर्स अपने लवर्स को परेशान करने के लिए या उनके अटेंशन पाने के लिए ऐसे करते हैं, है मिस नैन्सी? अभी जो मिस नैन्सी होती है वो कहती है जी सर। अभी मिस नैन्सी कहती हैं आपने उन्हें प्रिस्क्राइब क्यों किया है? क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि वो लड़का नाटक कर रहा था। वो डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम की मेडिसिन है। अभी मिस नैन्सी कहती हैं रियली? डॉक्टर कहते हैं हाँ, मेरे सामने इतना बढ़िया नाटक चल रहा था सो आई जस्ट वांटेड टू प्ले अलोंग। अभी नैन्सी कहती हैं यू आर सीरियसली अ जोक। डॉक्टर कहते हैं आई नो। अभी यहाँ से हमारा शिफ्ट होता है, हमें वैन जिशु और सैम को दिखाया जाता है। अभी जो अपना जिशु होता है वो वैन को उसके घर लेकर आया होता है और सैम भी आया होता है। वैन तो रहता ही ऑब्वियसली उसी का घर है और सब लोग बहुत रेड हो जाते हैं उसके लिए, लेकिन जिशु ने समझाता है कि लाइक इतना चोट नहीं आई है और उन्हें इतना वर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। और वो फिर उन्हें वो एनवलप देता है जिसमें दवा थी और उसमें एक पर्ची पर लिखा भी हुआ था कि किस किस टाइम पर ये दवा देनी है। ये चीज़ भी वो मियान को बता देता है और फिर थोड़ी देर रुक कर जिशु और सैम वहाँ से चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर तक तो वो सभी लोग वैन को अपने पास ऐसे बैठा ले हुए होते हैं लिविंग रूम में। फिर बाइक था वो वैन को उसके रूम में जाकर छोड़ देता है हेल्प करके, लाइक अपनी हेल्प से वहाँ पे छोड़ देता है। अभी जियांग मियान ये सब तो वैन हो गए होते हैं उसके लिए। हालांकि जियांग वैन को सस्पिशियस रखती है नज़र में, लेकिन स्टिल वो उसकी बहन है, चिंता तो होगी ना। सो अभी वही सब सिचुएशन थी आगे। अभी हमें ना रात का समय दिखाया जाता है। जियांग अपने कमरे में लेटी हुई होती है, उसे नींद नहीं आ रही होती, वो इधर उधर कलर बदल रही होती है पर उसे नींद नहीं आ रही होती है। और वो उठ के बैठ जाती है और कहती है ये नींद क्यों नहीं आ रही है? मे भी शायद स्ट्रेस के कारण। हाँ हो सकता है। वैन एक काम करती हूँ, वैन को दिखाती हूँ कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, उसे कोई ज़रूरत तो नहीं है। और वो ये सोचकर अपने बेड से उठती है एंड वैन के रूम की तरफ चली जाती है। एंड माइंड इट ये रात के 1 से 1:30 बजे की बात है। अभी वो फिर वैन के रूम के पास आती है और बाहर से कहती है वैन 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 को जवाब नहीं देता। वापस ही कहती है वैन सो गए क्या? वैन कोई जवाब वापस से नहीं देता है। अभी श्याम फिर गेट की तरफ देखती है तो वो ना मतलब बंद नहीं होता है, बस उड़का हुआ होता है। वो भी ऐसे कि जैसे बंद ही है, बस ज़रा सी दराज बाकी थी उसमें। ऐसे नहीं कभी कभी लोग दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो हल्की सी दराज रह जाती है अगर वो कुंड न लगाए, तो वही सिचुएशन थी। अभी वो उस गेट की तरफ देखती है और उसको खोल देती है तो रूम में बिल्कुल अंधेरा होता है। एंड अचानक से रूम में इतना अंधेरा देखकर शाम तो 1 मिनट में डर जाती है और उस डर के कारण उस अंधेरे को देखकर वो वैन को आवाज़ देना छोड़ देती है। लाइक उस अंधेरे से घबराने के कारण उसकी दिमाग से निकल गया था और वो इधर उधर रूम को दिख जाती है। एंड जब उसकी आँखें अंधेरा एडजस्ट कर लेती हैं तो उसे सब दिख रहा होता है वहाँ पे रूम में, सिवाय वैन केसिंग के। उसे वैन केसिंग रूम में नहीं दिखता। अभी वो बाथरूम की तरफ देखती है तो वहाँ की लाइट भी बंद होती है, समझ जाती है कि वैन बाथरूम में तो नहीं है। अभी फिर उसका ध्यान बालकनी की तरफ जाता है जिसका दरवाज़ा भी वैसे ही बंद था
जैसे कि अभी यहाँ कमरे का दरवाज़ा बंद था, लाइक उड़का हुआ था वो भी। अभी वो बालकनी की तरफ देखते हुए ही मन में सोचती है, मैंने कहीं बालकनी में तो नहीं है, नहीं बालकनी में कैसे आ सकता है, उसकी पाँव तो छोट है। फिर कहती है पर वो रूम में भी तो नहीं है, ऑब्वियसली यहाँ से कहीं तो बाहर गया होगा, मुझे बालकनी में चेक करना चाहिए। अरे क्या कर वो बालकनी की तरफ बंद लग जाती है। जैसे कि जो बालकनी गेट था वो बंद नहीं था, उड़का ही हुआ था, तो वो उसके पास आती है और वो गेट खोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले ही उसके अंदर जो बहन के लिए सस्पिशियस चीज़ें मर रही थी वो उस पर आग लगना चाहती है। अभी श्रेया मन में ही कहती है, ऐसी छोटे हालत में इतनी रात को रेस्ट करने जगह बालकनी में कर क्या रहा है। आई हैव टू चेक इट, अभी वही कहती है। और फिर जो दराज थी, मतलब गेट तो बंद था ही नहीं, उड़ गई उसमें, तो दरवाजे और जो गेट का जिसमें बंद करते हैं उसके बीच में दराज थी, वो वहाँ से आंखें लगाकर बालकनी की तरफ देख रही होती है। एंड जो मंजर वो देखती है उसके तो होश उड़ जाते हैं। अपना जो वैन कैसे होता है, वो बालकनी का जो स्टैंड नहीं होता है जिसे रेलिंग कहते हैं, बाउंड्री भी कहते हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ था अपने पैर चलाते हुए। दोनों पैर वो आराम से चला रहा था, उसे देख के लग ही नहीं रहा था कि उसके पाँव में चोट लगी गई थी। और दोनों पैर को हिलाते हुए वो चिल करते हुए वहाँ पर बैठा हुआ था। लेकिन श्याम के होश सिर्फ इस बात से नहीं उड़े थे, उसके होश उड़ाने वाला कारण थी वो सिगरेट जो कि पेन केसिंग के हाथ में थी और जिसके कश लगा रहा था। जिसे देखकर श्याम तो बहुत ही बुरी तरह से हैरान हो गई थी, क्योंकि वो जानती है कि पेन केसिंग किसी भी तरह का नशा नहीं करता और ना ही उसकी ऐसी कभी कोई संगत रही है। लाइक वो इतना समझदार था कि ऐसे लोगों से वो हमेशा दूरी बनाए रखता था, क्योंकि वो खुद ही बात जानता था कि नशा करने से तो उसकी खुद के लिए ही नुकसान होगा। तो वो कभी भी ना तो कुछ ऐसा करता था, ना ही उसके कभी ऐसे दोस्त थे कोई। वो ऐसे लोगों से दोस्ती ही नहीं करता था जो नशा करते हो। अब श्याम अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पेन केसिंग को देखे ही जा रही होती है और वो हैरानी से अपना मुँह ही बंद कर देती है। उसकी पूरी आँखें भर रही होती हैं आंसुओं के कारण। अब इवन केसिंग जो कि बहुत ही केयरफ्री होकर मज़े से सिगरेट की गश लगा रहा था, उसे अचानक से फील होता है कि उसे कोई देख रहा है। वो तुरंत से बालकनी में दरवाजे पर उसकी तरफ देखता है तो श्याम पीछे हट जाती है, लाइक वो दीवार के साइड जाती है। अभी जो पेन होता है वो फिर वहाँ से उतरता है और गेट की तरफ आने लग जाता है। अभी श्याम अपना मुंह बंद करके वहीं दीवार के पास खड़ी हुई होती है। उसे तो बहुत डर लग रहा होता है। आज उसे पहली बार अपने ही भाई से डर लग रहा था। उसने कभी ये सब सपने में नहीं सोचा था, लेकिन आज उसे अपने भाई से डर लग रहा था। अभी कैसे बालकनी का जो गेट था वो खोलता है और अंदर आ जाता है। लाइक जो बालकनी उसके रूम का गेट था उसे वो अंदर आता है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वो इधर उधर देखता है, उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो लाइट जलाता है और उससे वहाँ पे कोई नहीं होता। अब इवन कैसे एक स्माइल करता है और फिर हेड शेक करता है अपना। उसके बाद वो बाथरूम चला जाता है। अभी हमें श्याम को दिखाया जाता है जो कि उसकी कमरे की जो अलमारी थी उसके ही पीछे छुपी हुई थी। और वो जो देखती है कि मैं किसी बाथरूम चला गया है तो वहाँ से तुरंत से वो भाग जाती है अपने रूम की तरफ। और फिर वो अपने रूम के अंदर जाती है और उसे लॉक कर देती है और जो उसका गेट था उसे से ही सेट कर खड़ी हो जाती है और अपने जो हेड था उसको जो गेट था उसे दिखा देती है। गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। फिर जो थोड़ी शांत होती है तो कहती है, ये सच में मेरा भाई है, नहीं ये मेरा भाई नहीं हो सकता, ये जरूर कोई और, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरा बहन ऐसा नहीं है। वो ऐसे ही बोल जा रही होती है। फिर वैसे ही वो ज़मीन पे बैठ जाती है और उसे बहुत रोना आ रहा होता है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि एक फ्रेंड है उसका भाई। अब यहाँ से वाला सीन शूट होता है, हमें शीशे को दिखाया जाता है जो कि अपने घर में अपने बेड पे सो रहा होता है। अभी अचानक से उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग जाती है, उसे बहुत ठंड लग रही होती है। अभी वो फिर आँखें खोलता है। वो जैसे ही अपनी आँखें खोलता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आँखों के सामने सिर्फ धूप और अंधेरा था और ठंड जो वो फील कर पा रहा था।
अभी वो एकदम ही हैरान हो जाता है कि वो तो अपने घर पे था, अपने बेड पे सो रहा था, वो यहाँ कब आया और ये जगह उसने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ये कौन सी जगह है जहाँ वो आ गया है और कैसे? वो ये सोच रहा होता है। फिर वो ज़मीन पे लेटा हुआ था ना, तो वो उठ के खड़ा हो जाता है और अपने आसपास देखने लग जाता है। वहाँ इतना अंधेरा और इतना धुआं था ना कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि वो कमरा है, घर है, क्या है, कौन सी जगह है वो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जगह इतनी ज़्यादा काली थी, इतना अंधेरा था वहाँ पे, और वो जो धुआं था जो कि ग्रे कलर का था वो इतना ज़्यादा था कि अगर वो जगह कोई जंगल भी होगी ना तो भी किसी को पता नहीं चल रहा था। इतना ज़्यादा वहाँ पे अंधेरा और धुआं था और ठंड भी बहुत थी वहाँ पे। वो अपने जो आर्म्स थे उसको वो रख कर रहा होता है क्योंकि उसे ठंड लग रही होती है। वो इधर उधर ही देख रहा होता है, तभी वो कुछ सुनता है, एक आवाज़ जैसे कि कोई रो रहा है। वो आवाज़ जिसकी भी थी वो बेशक शिशु से बहुत दूर था, क्योंकि उसके बाद सपने में ही पता चल रहा था कि वो इंसान बहुत दूर है जो कि रो रहा है। लेकिन उस इंसान की आवाज़ इतनी तो क्लियर थी कि उस इंसान की सिसकियाँ शिशु को साफ सुनाई दे रही थी। अभी शिशु को तो बहुत ही अजीब लगता है यहाँ पे, लेकिन यूजुअली अगर कोई ऐसी सिचुएशन में होता है तो उसे ऐसे हालातों में किसी इंसान के रोने से डर लगता है, लेकिन उसे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ था। उसे तो उस इंसान की आवाज़ सुनकर एक अजीब सा दर्द फील हो रहा था अपने दिल में। ऐसा लग रहा था कि वो जाकर उस इंसान को कंसोल करे, उसके आंसू पोंछे। शिशु को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है और उसके आसपास क्या हो रहा है। वो भी उस डायरेक्शन में बढ़ता है जहाँ से वो आवाज़ आई थी रोने की। वो कहता है, कौन है वहाँ पे? कौन है वहाँ? हेलो, डू यू नीड हेल्प? कौन है वहाँ? प्लीज़ कुछ तो बोले। पर वो इंसान, वो व्यक्ति कोई रिप्लाई नहीं कर रहा होता है, वो बस रो रहा होता है। अभी शिशु वापस से बोलता है, प्लीज़ कुछ बोले ना। अभी शिशु वापस से उसकी तरफ कदम बढ़ाने लग जाता है। लाइक वो रुक गया था ना बोलने के लिए, तो वापस से उस इंसान की तरफ कदम बढ़ा रहा होता है। उसे उस इंसान की तरफ का रास्ता तो नहीं नजर आता, बस वो जो रो रहा था ना वो इंसान, तो वो उसकी डायरेक्शन में ही बस चल रहा था, उसके आंसुओं की आवाज़ सुन के, लाइक उसके रोने की आवाज़ सुन के, तो वो उसी तरह बढ़ रहा था उसकी तरफ। अभी जो शिशु होता है उसके ना अब बाहर जाने की, यहाँ से निकलने की जो ख्याल था वो निकल चुका था। उसे अभी बस उस बात को कंसोल करना था, उसके आंसू पोंछने थे और उसके दुख का कारण जानना था। उसके दिमाग से तो निकल ही गया था उसे यहाँ से निकलना भी है। अगर वो आगे की तरफ बढ़े ही जा रहा होता है तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसे फोर्स पीछे खींच रही है। वो अपने आप को आगे बढ़ने की बहुत कोशिश कर रहा होता है पर वो बढ़ ही नहीं पा रहा होता है। ऐसा लगता है कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उसे अपनी तरफ खींच रही है। शिशु बहुत ही कोशिश कर रहा होता है आगे बढ़ने की, पर वो नहीं बढ़ पा रहा होता है। अभी इसी जद्दोजहद में शिशु की आँख खुल जाती है एंड ऑब्वियसली उसका ड्रीम ही था। अभी वो एकदम से घबराकर उठता है और उसकी ब्रीथिंग बहुत ही तेज़ रखी हुई होती है। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो रखा हुआ होता है, जबकि कमरा एकदम ही चिल्ड था एसी से। अभी वो वापस से अपने आप को हक करके बैठ जाता है और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। अभी वो जब खुद को शांत कर रहा होता है तो उसका जो सिर था वो नीचे की तरफ था, लाइक बेड की तरफ था। वो अपने आप को कडल करके बैठा हुआ था ना, तो उस टाइम पे जो सर था वो भी नीचे करके रखा हुआ था। अभी वो वही अपना सर ऊपर की तरफ उठाता है तो उसके ध्यान उसी मिरर पे जाता है जिसको लेकर उसे पिछली रात ड्रीम आया था। इतने खौफनाक नाइटमेयर के बाद अचानक इस मिरर को देख कर शिशु तो कुछ सेकंड के लिए डर गया होता है और फिर खुद को वापस से काम करता है और मन में कहता है, ये किस तरह के ख्वाब आ रहे हैं मुझे, क्या हो रहा है मेरे साथ? कल वो ख्वाब जी इंसान कौन था जो रो रहा था? उसके रोने से मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? क्यों
कौन थी जो मुझे उसके पास नहीं जाने दे रही थी? गॉड। और वही के फिर अपना सर पकड़ लेता है, फिर कहता है पता नहीं आजकल मेरे साथ क्या हो रहा है, ना जागते हुए चैन है ना सोते हुए। अभी वो खुद को समझाते हुए कहता है मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, आई थिंक ये सब स्ट्रेस के कारण हो रहा होगा, इस तरह के ख्वाब और इतनी बेचैनी होना और कुछ नहीं। ठीक है, फिर वो वापस से लेट जाता है, लेकिन जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है उसे वापस से उस इंसान की रोने की आवाज़ आती है और वापस से उसके दिल में दर्द शुरू हो जाता है। अभी वो में कहता है इट्स जस्ट अ ड्रीम, जस्ट अ ड्रीम। अभी नेक्स्ट डे जो अपना शिक्षक मैन से मिलने आता है, पर मैन अभी अच्छे से चल रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना प्रिटेंड नहीं कर सकता, जबकि उसके पाँव में इतनी भी चोट नहीं आई थी, तो वो नॉर्मली चल रहा होता है। अभी शिशु उससे बातें करता है और जो फैमिली मेम्बर थे वो उनसे भी बातें करता है। मैन की किस्मत इतनी ख़राब थी कि जब शिशु आया था तो लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था, तो शिशु ने अपने वहाँ पर सबसे बातें की थी, तो मैन को तो चांस नहीं मिला था वहाँ पे कि वो अपने कोई भी ट्रिप शिशु पे चला पाए। हमें शिशु थोड़ी देर उन सबसे बात करता है और वहाँ से चला जाता है। अभी शाम जो थी ना, वो आज फ्रेंड से इतना बात नहीं कर रही थी, वो अपना काम में ही बिजी थी। अब इनको तो वैसे उससे मतलब नहीं था, उसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नापसंद यही लगी थी, तो वो भी उससे खुद से बात नहीं किया था। और शाम को अपनी फैमिली को कन्विंस करके वो वॉक के लिए चल गया था। शायद से उसकी बात ही नहीं हुई थी आज सुबह से, ना उसने शायद से बात की ना शायद ने उससे बात की। अभी मैं को ये अजीब लग रहा था, पर उन्होंने सोचा हो तो क्या होगा, कोई बात इन दोनों के बीच में, तो वो इतना पड़ी नहीं थी। और सैलरी तो वैसे बच्चों को इतना नहीं बढ़ते थे, तो ये बात भाई कही हो गई थी। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है और हमें प्रिंस का घर दिखाया जाता है। प्रिंस जो कि लिविंग रूम में बैठा हुआ था और उसके घर का गेट खुला था, और वो एकदम बस अपने घर के गेट को ही देखे जा रहा था। उसकी आंखों के नीचे निशान पड़ गए थे, जैसे कि आंसू बहते बहते सूख गए हों, जो कि सच था। वो वहाँ पर अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था आज सुबह से, और उसी के इंतज़ार में उसके ना आने पर वो रो भी रहा था, पर अब तो रोते रोते उसके आंसू भी थम गए थे, उसके आंसू भी नहीं बह रहे थे, उसकी आंखें थक गई थी रोते रोते, पर उसका इंतज़ार करते करते नहीं थकी। उसकी आंखें अभी भी लवलेस का इंतज़ार कर रही थी, वैन केसिंग का इंतज़ार कर रही थी। दरअसल आज प्रिंस का बर्थडे है, और हर साल जब वो लवलेस के साथ होता था तो हम लोग बहुत ही मस्ती करते थे। लवलेस बहुत कुछ करता था उसके बर्थडे के लिए, लाइक सुबह तो छोड़ो, वो तो रात के 12 बजे से ही सेलिब्रेट करने लग जाता था प्रिंस का बर्थडे। वो प्रिंस को उस दिन इतना स्पेशल फील करवाता था कि इससे प्रिंस कहीं की राजकुमारी हो और ये उसकी मदर जो उसको पैम्पर कर रही है। लवलेस ऐसे रेट करता था प्रिंस को, पर आज ऐसा कुछ नहीं था। वो सुबह से अपने भाई का इंतज़ार कर रहा था, सुबह से उसके आस में नज़रें बिछा कर बैठा था, पर वो नहीं आया। अभी हमें यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, और ये प्रिंस का ही फ्लैशबैक है, प्रिंस और लवलेस का। अभी जो दिन दिखाया जाता है वो प्रिंस के बर्थडे के एक दिन पहले का था, एंड इस दिन लवलेस बहुत ही बिजी था। लाइक प्रिंस का जो बर्थडे था जो अगले दिन आने वाला था, उससे अगले दिन अपने लवलेस का टेस्ट था जो कॉलेज में होता है ना, वो टेस्ट था, और वो बहुत पढ़ाई कर रहा था। अभी प्रिंस भी देखता है तो उसे लगता है कि प्रिंस का बर्थडे लवलेस को याद ही नहीं है, एंड जब मैंने उसे इससे इतनी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही थी, क्योंकि वो ये देखकर खुश था कि लवलेस अपने भाई पे कितना ध्यान दे रहा है। और वो दोनों ही डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं, और प्रिंस को क्या लगता है कि लवलेस वहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसे ये लग ही रहा होता है सिर्फ। अभी वो तो अपना सो जाता है, और रात के 12 बजे से थोड़ी मिनट पहले जो अपना लवलेस होता है वो केक वेक सजा कर बड़े ही धीमे कदमों से अपने प्रिंस के रूम में आता है, जो कि भी सो रहा होता है। वो केक जो इसके बेड के सामने टेबल थी वहाँ पर रखता है, और फिर प्रिंस के पास आता है और उसके कानों में तेज चिल्लाता है हैप्पी बर्थडे। अभी वो एकदम से ही घबरा कर उठ जाता है
और लवलेस जाता है उस देख के हंसने लग जाता है। अभी प्रिंस कहता है तुम्हें याद था? अभी लवलेस कहता है और क्या? लवलेस सांस लेना भूल सकता है, अपने भाई का बर्थडे कभी भी नहीं। अभी प्रिंस उसकी बात पे स्माइल करता है और फिर उठ के बैठ जाता है बेड पे। और फिर जब लवलेस होता है और फिर केक लेकर आता है और उसे बेड पे रख देता है। अभी लवलेस कहता है चलिए केक कट कीजिए। प्रिंस अभी उस केक की तरफ देखता है, फिर लवलेस के गाल पे हाथ रखता है और कहता है तुम मेरे लिए इतना करते हो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। पर लवलेस कल तुम्हारा टेस्ट है, तुम्हें उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए थी, इन सब में अपना समय ज़ाया नहीं करना चाहिए था। अभी जब लवलेस होता है तो प्रिंस का हाथ अपने गाल से हटाता है, उसे पकड़ता है और कहता है भैया मैं जानता हूँ और मैंने उसके लिए तो सब तैयारी कर दी है, इसलिए तो जान लगा के आज पढ़ रहा था ताकि आज का दिन आपको दे सकूँ। मुझे जितना याद करना था मैंने उस सब याद कर लिया है। अब मैं फ्री हूँ और आज का दिन हम सेलिब्रेट करेंगे और आपको आने के बाद मैं सब कुछ रिवाइज कर लूँगा, सिंपल। अभी प्रिंस कहता है आई एम श्योर। अभी लवलेस कहता है ऑफ कोर्स भैया मैं जानता हूँ कि आप मेरी पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस हो, तो मैं आपको आपके बर्थडे के दिन निराश तो नहीं करूँगा ना, आपसे झूठ भी नहीं बोलूँगा, है ना? अभी प्रिंस उसके हाथ पे हामी से लाता है। अभी लवलेस कहता है अच्छा ये सब छोड़िए ना भैया, चलिए केक काटिए, मुझे ना केक बहुत हेवी लग रहा है और जब तक आप इसे काटेंगे नहीं मैं इसे खाऊँगा कैसे, प्लीज़। अभी आपका प्रिंस लवलेस के सर पे एक स्लैप करता है और फिर वो केक काटने ही वाला होता है। तभी लवलेस कहता है अरे अरे रुकिए। अभी प्रिंस कहता है क्या हुआ? अभी लवलेस कहता है विश तो मांग लीजिए, भूल गया क्या? हर साल केक काटते हैं लेकिन हर साल मुझे आपको याद दिलाना पड़ता है। अभी जब प्रिंस होता है वो हंसता है और कहता है सॉरी, फिर वो अपने लिए विश मांगता है और फिर वो केक कट करता है और लवलेस उसके लिए गाना गाता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिंस भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी प्रिंस केक कट करने के बाद लवलेस को खिलाता है और फिर लवलेस प्रिंस को खिलाकर उसके पूरे मुंह को साम देता है उस केक में। अभी प्रिंस उसे झटका लगता है और कहता है क्या है? अभी लवलेस कहता है अब माना हैप्पी बर्थडे। अभी प्रिंस कहता है नहीं बेटा हैप्पी बर्थडे तो अब होगा। अभी वो उस केक को ऐसे ही हाथ से उठाता है और लवलेस के पीछे भागता है, जो कि वो बेड से उठ के भागने लग गया था और वो लवलेस के पीछे पीछे भाग रहा था। अभी लवलेस तो आगे आगे भाग ही रहा था लेकिन प्रिंस उसे पकड़ लेता है और उसे पीछे से हग करके एक हाथ से और एक हाथ से उसके पूरे मुंह को रंग देता है। फिर वो उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और कहता है अब आया ना मज़ा? अभी लवलेस कहता है हाँ आया तो सही, काम करते हैं सेल्फी लेते हैं ऐसे ही। ये प्रिंस कहता पागल हो गया क्या, ऐसे बंदर वाली शक्ल में हम सेल्फी लेंगे? कभी लवलेस कहता प्लीज़ भैया प्लीज़ ना लेते ना, बहुत मज़ा आएगा, सब लेते हैं ना। अभी प्रिंस कहता है प्लीज़ हम कार्टून जैसे दिख रहे हैं। अभी लवलेस कहता है भैया आपको सेल्फी तो लेनी होगी। अभी प्रिंस कहता है ओके फाइन लेते हैं अभी सेल्फी, ठीक है। अभी वो दोनों ही फिर सेल्फी लेते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। लाइक लवलेस खाने पीने का भी बहुत सारा सामान लाया था, फिर वो दोनों ऐसे ही सब चीज़ों को खाते पीते हैं और फिर म्यूजिक लगा के बहुत डांस करते हैं और बाद में भी वो लोग काफ़ी सारी सेल्फीज लेते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए। अभी जो उन्होंने फर्स्ट सेल्फी ली थी ना, अभी प्रेजेंट टाइम में प्रिंस वही देख रहा होता है और वापस से ही वो बहुत रो रहा होता है। वो एक बार फिर से जो केक था उसकी तरफ देखता है और अपनी रुआसी आवाज़ में कहता है तुमने कहा था कि तुम सांस लेना भूल सकते हो पर मेरा भूलते नहीं, तो तुम आज क्यों नहीं आया लवलेस, क्यों नहीं आया? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मैं अब तुम्हारे लिए माने नहीं रखता या फिर तुम सच में मेरी लवलेस हो? क्या सच में तुम मेरी ही लवलेस हो? अभी वो ऐसे होते हुए वही लिविंग रूम में बैठा हुआ होता है और वही सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लग जाती हैं, वही सस्पिशियस चीज़ें, कैसे उसने अपशब्द का यूज़ किया था पेन किसिंग ने और उसे पहचाना भी नहीं था, जबकि लवलेस तो उसे तुरंत पहचान लेता था चाहे वो जैसी भी सिचुएशन में हो। और उसने फिर मशरूम टोस्ट खाया, जबकि लवलेस कभी नहीं खाता क्योंकि वो लवलेस
था, वो अपना मशरूम खाता ही नहीं था, उसे वो रत्ती भर पसंद नहीं था। अभी वो ये सब चीज़ें सोच रहा था जो कि इतनी ज़्यादा पॉइंट वाली थी, इतनी ज़्यादा सोचने वाली बातें थी, लेकिन अभी तक अपना जो प्रिंस था वो इन सबको नेगलेक्ट करता जा रहा था, इन सबको इग्नोर किया था उसने, सिर्फ इस विश्वास पे कि वो लड़का, वो वैन केसिंग ही उसका लवलेस है। पर आज के इंसिडेंट्स के बाद पहली बार उसके मन में ये संदेह आया था कि क्या सच में वैन केसिंग ही लवलेस है। एंड महज ये ख्याल जो था, ये संदेह ही काफ़ी था उसे अंत तक डराने के लिए। वो खुद को समझाते हुए कहता है, नहीं 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 नहीं, ये लवलेस ही है, ये लवलेस ही है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझसे इतनी बड़ी गलती नहीं हो सकती, मैंने सब कुछ जैसे लिखा था वैसे ही किया था, वो मेरा लवलेस ही है। मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ कि बर्थडे तो होना है, वो इस पर इतना बड़ा भी क्या हो गया है। मैं ही सोच रहा हूँ वो लड़का मेरा भाई है, वो मेरा भाई है, वो मेरा लवलेस है, वो मेरा ही लवलेस है। अभी ये कहकर वो खुद को तसल्ली देने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन संदेह तो उसके मन में आ गया था। अब गुरश्याम और प्रिंस दोनों का ही संदेह एंगेजिंग पर इस कहानी को कहाँ लेकर जाता है, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। फिलहाल मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कहने को हम सफ़र के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट में जगह तो लिख दीजिएगा। एंड हाँ, मैं जानती हूँ कि मैंने बर्थडे बहुत ही मिजरेबली दिखाया है, बट आज हमारे प्यारे से बिच्छू राजा यानी कि ले देखून का बर्थडे है, तो आप सब कमेंट में हैप्पी बर्थडे तो लिखिएगा ही, प्लीज़ 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 लिखिएगा ज़रूर। मैं स्टोरी और उससे रिलेटेड चीज़ों से भी हट कर कुछ कहना चाहती हूँ। आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रही होती तो इतना शोर आता है, इतना शोर। मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत सिचुएशन ख़राब है, बट आई हैव नो चॉइस, मुझे इसी तरह से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है कि बस कर ले रही हूँ रिकॉर्डिंग। वही बहुत बड़ी बात है। अभी तो मुझे सच में कुछ समझ नहीं आता कि यार मेरी सिचुएशन हमेशा इतनी ख़राब कैसे रह सकती है, लाइक इतनी ख़राब। मैं जब से रिकॉर्डिंग करना शुरू किया तब से मेरी सिचुएशन ख़राब ही रहती है हमेशा। एंड आज से पहले मैंने रिकॉर्डिंग में इतनी तकलीफ़ मैंने कभी नहीं देखी। सो खैर ये सब चीज़ें छोड़ते हैं एंड अब मुझे चलना चाहिए। सो मैं साक्षी आप सभी से विदा लेती हूँ, मिलती हूँ कहने का हम सब के नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय, जय वेंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस एंड प्लीज़ कमेंट में जय वेंजू के साथ साथ हैप्पी बर्थडे ली देखून या फिर बिच्छू राजा या फिर प्रिंस लिखना मत भूलिएगा, तीनों एक ही इंसान के नाम है, तो प्लीज़ उन्हें विश ज़रूर कीजिएगा। एंड अब मैं फाइनली आप सभी से विदा लेती हूँ, बाय बाय, जय वेंजू, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस।